हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखबीर सिंह और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। स्टूडेंट्स, आज हम जनरल एप्टीट्यूड का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैथ्स के अंदर जितने भी आगे चैप्टर आएंगे वो सभी इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। मतलब ये नींव है एक तरह से। अगर ये चैप्टर हमारा क्लियर है, इस चैप्टर में नंबर्स की सारी नॉलेज हमारे पास है, तो हम आगे के जितने भी चैप्टर हैं वो आराम से निकाल सकेंगे। क्योंकि मैथ्स में बेसिकली होता क्या है, मैथ्स पूरी की पूरी नंबरों के ऊपर बेस्ड है और अगर हमारे नंबरों की नॉलेज ही नहीं होगी हमारे पास पूरी अच्छी तरह से, तो हम कैसे मैथ्स में अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, ये हमारे को नंबर लाने में, एग्ज़ाम में नंबर लाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और ये चैप्टर अगर हमने यहाँ से ध्यान से ये चैप्टर से हम सारी चीज़ें समझते जाएंगे तो मैथ्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हमारा आज का टॉपिक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में हम संख्या पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, संख्या पद्धति भी हम इसको कहते हैं। तो देखो, नंबर सिस्टम, नाम से पता चल रहा है हम नंबरों के बारे में पढ़ने वाले हैं, संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और सिस्टम यानी जितने भी अलग अलग प्रकार के नंबर हैं उन सभी नंबरों के बारे में हम जानेंगे, उनकी प्रॉपर्टी जानेंगे, उन पे किस तरह से एग्ज़ाम में सवाल आ सकता है ये हम जानेंगे। तो देखो, हमने अपने स्कूल लेवल में कुछ नंबर पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है, याद होगा। और जितने भी हमको नाम ध्यान है, देखो, सेकंड है इंटीजर फ्रैक्शन, इंटीजर और फ्रैक्शन, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, और हम बात करते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, ये भी हमने पढ़ा होगा, काफ़ी जनों को याद होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रेशनल, इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ये सारे जो नाम हैं, ऐसा कोई नाम नहीं है जिससे हम पहली बार मुलाकात कर रहे हैं, सभी नामों को हम जानते हैं अच्छे से। लेकिन अब हम इन सभी जितने नंबर्स हमने लिखे हैं, इस लेक्चर में हम पूरे विस्तार से इसी नंबरों के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह के इन पर सवाल बनने वाले हैं, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक चार्ट बना करके, जिससे आप सभी को समझना आसान हो जाए। ये सभी नंबर तो हम जानते हैं, ठीक है, और अभी अच्छे से मैं बारी बारी से अच्छे से इसको बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं ये जितने भी नंबर हैं ये आए कहाँ से। ठीक, ये आए कहाँ से? तो इन सभी नंबरों का एक सुपर सेट होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सम्मिश्र नंबर, सम्मिश्र संख्या जिसको कहते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी में से ये सारे के सारे नंबर आए हैं। ठीक, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक तरह से हम मान सकते हैं वृक्ष का एक तना है, वृक्ष का तना है, अलग अलग जो यहाँ से ब्रांचेस हैं, अलग अलग जो ब्रांचेस हैं, टहनियाँ हैं, वो इसमें से निकली है। और ये जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारा। ठीक है, इसी में से हमारा नेचुरल नंबर निकला है, होल नंबर, फ्रैक्शन, ये सारे जो नंबर्स हैं वो इसी में से निकले हैं। तो ठीक है, अब हम चार्ट के फॉर्म में इसको एक समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये समझना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी एग्ज़ाम में भी कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, तो ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जी हाँ, इसको हम बोलेंगे आयोटा, आई नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक ये जो पार्ट हुआ हमारा, ये जो पार्ट है एक x, इसको हम बोलेंगे रियल पार्ट। क्या बोलेंगे? रियल पार्ट, यानी कि ये वास्तविक पार्ट है इसका। ठीक, और ये है हमारा, ये जो है ये पूरा, ये वाला, ये जो पूरा पार्ट है आयोटा वाई, ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट? इमेजिनरी पार्ट।
इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक पार्ट, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका है ना, x प्लस आयोटा वाई। और आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा की वैल्यू होती है -1 का रूट, ठीक, -1 का रूट, ये आयोटा की वैल्यू होती है। तो जब हम बात करेंगे आयोटा का स्क्वायर, जब हम आयोटा का स्क्वायर लगाएंगे तो ये -1 मिलेगा हमको, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम में कई बार आयोटा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आयोटा के ऊपर स्क्वायर या क्यूब या इस तरह से पावर लगा दी जाती है और हमको ये सॉल्व करना होता है। तो आप अभी तो ब्रैकेट में आयोटा की पावर -1 लिख लीजिए साइड में, यहीं पर चाहे तो साइड में लिख लीजिए। बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे हम आयोटा वाले सवाल भी आपको कराएंगे जो एग्जाम में आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में से बाकी के सारे नंबर कैसे आए, ठीक। देखो 2 पार्ट में हम इसको बांट सकते हैं, 2 पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट में हम इसको बांट सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला ये रियल पार्ट, तो एक पार्ट इसका हो गया रियल नंबर्स, कौन सा हो गया? रियल नंबर्स, ठीक है। और एक हो गया प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी पार्ट, ये प्योर इमेजिनरी नंबर। तो देखो रियल पार्ट कब बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर के पार्ट में कब बनेगा? जब इसका y 0 हो, ठीक। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर z प्लस आयोटा y के अंदर हमने y की वैल्यू 0 रख दी, हमने y की वैल्यू 0 रख दी, ये पूरी टर्म गायब हो गई। देखो ये पूरी टर्म गायब हो गई, बचा क्या? x। तो यानी क्या बचा? रियल पार्ट बचा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अब कॉम्प्लेक्स नहीं कहलाएगा। अगर y 0 हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं कहलाएगा, वो रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है। और अगर इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का x जो है वो 0 हो जाए, ठीक है, x 0 हो जाए, अभी क्या बचेगा? आयोटा y, यानी कि अब ये बचेगा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो इमेजिनरी नंबर में हमने देखा हमारा x 0 होगा, ठीक, x 0 होगा। अब हमको इमेजिनरी नंबरों के बारे में ज़्यादा अभी नहीं जाना क्योंकि हमारा कोर्स जो है, कंपटीशन जो है वो रियल नंबर पे फोकस करता है, ठीक है। तो चलो रियल नंबर को भी हम आगे, ये सारे जो नंबर्स हैं धीरे धीरे इसी चार्ट के अंदर आते जाएंगे, ठीक है ना। रियल नंबरों को अब हम बात करते हैं, 2 पार्ट में बांट सकते हैं इसको, ठीक है। एक हो गया हमारा ठीक है, यही लिख देता हूँ। एक हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और एक हो गया हमारा रेशनल नंबर, ठीक। रियल नंबर को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक है इर्रेशनल नंबर, एक है रेशनल नंबर। तो देखो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी p बाय q के फॉर्म वाला नंबर जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और q 0 के बराबर नहीं है। और रेशनल नंबर को जब हम इन जो ये जो फ्रैक्शन बन रहा है p बाय q जो बन रहा है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, है ना, जब हम इसको आराम से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास जो आंसर आएगा डेसिमल में तो आएगा, लेकिन वो जो डेसिमल होगा, वो जो डेसिमल होगा वो या तो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि कुछ आगे डिजिट्स तक चलेगा और टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर टर्मिनेट अगर नहीं हो रहा तो रिपीट होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, फिर वापस से रेशनल और इरेशनल नंबर में हम आराम से समझ लेंगे। देखो अभी तो सिर्फ अपन ये लिख लेते हैं कि या तो टर्मिनेट होगा या फिर रिपीट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम तब देखेंगे आराम से, ठीक है। तो रेशनल नंबर या तो हमारा टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ये एंटी का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब वो ये कि रिपीट हो रहा है, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है। रिकरिंग का मतलब रिपीट है, रिकरिंग की जगह हम रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक। और इर्रेशनल नंबर भी क्या होगा भाई? बिल्कुल ही p बाय क्यू के फॉर्म में ही होगा, है ना, या ज़रूरी नहीं p बाय क्यू के फॉर्म में हो, √2 भी हो सकता है। ये ऐसे नंबर होंगे, इरेशनल नंबर हमारे ऐसे नंबर होंगे, ऐसे नंबर होंगे, इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर होंगे जो जिनकी जो संख्या है डेसिमल में आए जा रही है और नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, यानी कि ना तो वो टर्मिनेट होगा, ना तो वो टर्मिनेट होगा, ना ही वो रिपीट होगा, ठीक है, ना वो टर्मिनेट होगा ना वो रिपीट होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, उदाहरण इसके देखेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होगा और साथ में नॉन
रिकरिंग रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, वो नंबर हमारे इररेशनल नंबर कहलाते हैं। अब देखो इररेशनल नंबर के अंदर भी हम दो पार्ट्स कर सकते हैं, एक होता है सर्ड्स और एक होता है ट्रांसडेंटल नंबर। ट्रांसडेंटल नंबर, तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये भी हम बताएंगे, ये भी बताएंगे हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, ये हम बात करेंगे अभी रेशनल नंबर की, क्योंकि मेनली जो पार्ट है हमारा कंपटीशन में ज़्यादातर रेशनल नंबर से ही आता है, बाकी तो इनसे भी आता है, इनसे भी आता है, ठीक है। इसके अंदर भी ब्रांच जो है और बनने वाली है, इसकी और शाखाएं निकलने वाली। देखो रेशनल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा हो गया, एक हमारा हो गया इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, और एक हो गया फ्रैक्शन। अब देखो जैसे मैंने बोला था रेशनल नंबर है पी बाई क्यू की फॉर्म में है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो ठीक है इंटीजर में भी क्या होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म होगी, लेकिन यहाँ पर क्यू जो है वो हमारा 1 होगा, जैसे कि इंटीजर जो है क्यू हमारा 1 होगा, है ना। तो और क्यू जो है और इंटीजर्स जो है वो हमारे नंबर लाइन में पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव तक, यहाँ तक पूरे चलेंगे ये, ठीक। जैसे देखो इंटीजर को हम बांट सकते हैं आगे, एक हो गया नेगेटिव इंटीजर, भाई नंबर लाइन हमने सबने देखी है यहाँ देखते हैं, नंबर लाइन हम सबने देखी है, यहाँ पर ये नंबर लाइन हमने देखी है, सबने देखी है ना। अब नंबर लाइन के ऊपर यहाँ होता है 0, और हम राइट में अगर जाएंगे, राइट में जाएंगे तो हमको पॉजिटिव नंबर मिलते जाएंगे, पॉजिटिव, है ना। और जब हम यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे तो हमको नेगेटिव वैल्यूज़ मिलती जाएगी, -1 -2 -3, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक। तो जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, वो 0 भी होता है और वो पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। नंबर लाइन के ऊपर 0 से इधर और 0 से इधर ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं। अभी देखना पॉजिटिव इंटीजर को और हम बांट सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर में एक तो 1 आता है, 1, एक आता है प्राइम नंबर, एक आता है हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। 1 मैंने प्राइम और कंपोजिट से अलग क्यों लिखा, क्योंकि 1 ना तो प्राइम होता है, यहां पे लिख देता हूं नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, ना तो ये प्राइम होता है 1, ना ये कंपोजिट होता है, तो इसको मैंने अलग से लिखा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन के भी 2 ब्रांच होते हैं, 3 ब्रांच होती है, देखो 3 ब्रांच होती है फ्रैक्शन की। 3 ब्रांच कौन कौन सी होगी, एक तो हमारा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होगा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये जो चार्ट है हमारा, पूरा जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, वो इसी चार्ट के अंदर बसा हुआ है, ठीक है, इसी चार्ट के अंदर बसा हुआ है। और हम इस चार्ट के अंदर जितने नंबर हमने लिखे हैं वो सब पढ़ेंगे, और कुछ नंबर जैसे इसमें नहीं है वो भी हम पढ़ेंगे, जैसे इवन और ऑड, वो मैंने इसमें नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो जो है सब हम पढ़ेंगे। स्टार्ट हम करेंगे नेचुरल नंबर होल नंबर से ही, ठीक है, नेचुरल नंबर होल नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम इंटीजर फ्रैक्शन पे आएंगे, फिर हम इवन ऑड पे आएंगे, फिर हम प्राइम कंपोजिट, और धीरे धीरे इसको सारा को पढ़ेंगे, सारे इसको पूरे जो हमने ग्राफ बनाया ये पूरे चार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको बना लीजिए, और जिनका बन गया वो फर्स्ट हेडिंग डालें नेचुरल नंबर होल नंबर, इसके बारे में हम जानेंगे। हाँ तो चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट, नेचुरल नंबर होल नंबर, ठीक है। इनको मिटा देते हैं, अभी बारी बारी से लिखते जाएंगे हम। देखना नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे हम ये हमने नंबर लाइन बनाई थी, देखो नंबर लाइन हमने बनाई थी कुछ इस तरह से, है ना। नंबर लाइन पे एक होता है 0, 0 क्या होता है, हमारी पूरी नंबर लाइन का सेंटर पॉइंट होता है, क्योंकि 0 के जितने नंबर आगे होंगे, जितनी संख्याएं आगे होंगी पॉजिटिव के अंदर, उतनी ही पीछे होंगी, तो 0 हमारा सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। 0 से आगे हम चलेंगे 1 2
3 4 इस तरह से आगे चलता रहेगा, अनंत तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। यहाँ भी आ जाओ -1 -2 -3, ये भी आगे चल करके माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, अब नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो नंबर 1 से लेकर के 2 3 4 1 से जो स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे यहाँ से आगे तक जो जाएंगे, आगे तक जो जाएंगे ये हमारे होंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे और आगे प्लस के अंदर इन्फिनिटी तक जाएंगे, प्लस के अंदर इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं, ऐसा सवाल आ सकता है कि क्या ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं? क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, लेकिन अगर आ जाए कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं तो हम कह सकते हैं ज़रूर है। और अगर पूछा जाए कि सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर क्या इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स होंगे। अब हम इंटीजर की बात कर लेते हैं। दूसरा हमने यहाँ पर लिखा था, दूसरा पॉइंट हमने लिखा था इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। ठीक है, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। तो ये जो नंबर लाइन है हमारी, अभी तो हमने यहाँ तक देखा 1 से लेके आगे तक ये सारे नेचुरल नंबर, 0 से स्टार्ट करेंगे और आगे जाएंगे, ये हमारे होल नंबर होंगे। अब अगर हम इस नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव वाले सारे नंबर भी ले लें और पॉजिटिव वाले भी सारे नंबर ले लें, तो ये सारे जो नंबर हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हमारे कहलाएंगे इंटीजर्स। क्या कहलाएंगे? यहाँ लिख देता हूँ, इंटीजर्स। ये सारे इंटीजर्स हैं हमारे। ठीक है, जैसे कि इंटीजर के एग्जांपल लिख लेते हैं। देखो, वैसे तो समझ में आ रहा होगा नंबर लाइन से, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे हमारे यहाँ पर भी यहाँ चलते रहेंगे, सारे हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? देखो, किसी भी नंबर को अगर हमने p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हमारे फ्रैक्शन है। एग्जाम्पल देखें इसके, एग्जाम्पल देखो इसके, यहीं लिख देते हैं। 2/3 ये एक फ्रैक्शन है, 5/4 ये एक फ्रैक्शन है ना, और 2 1/3 ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। लेकिन जैसे मैंने फ्रैक्शन के यहाँ पर 3 पार्ट लिखे हुए हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये क्या चीज़ें हैं? देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, इसी के अंदर हम सब हेडिंग डाल के लिखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर हमारा Q जो है, अगर हमारा Q जो है वो हमारा Q अगर P से बड़ा है, ठीक है, जैसे देखो Q अगर बड़ा है हमारे P से, तब हम इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यानी कि ये जो है 2/3, एग्जाम्पल इसका देखो 2/3, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। याद रखना, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक, अब हम इसका बाकी का ऊपर लिख देते हैं, मिटा देते हैं। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन हमने इधर लिख लिया। अभी हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, उसमें P बड़ा होगा Q से, यानी कि न्यूमरेटर जो है हमारा, न्यूमरेटर जो है यानी कि ऊपर वाला जो नंबर है वो बड़ा होगा नीचे वाले से, ठीक है। P बड़ा होगा Q से, न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो ऐसे वाले को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 5/4। भाई ऊपर वाला नंबर बड़ा है ना 4 से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल 9/3, 7/2, 11/3, ये सारे हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम बात करते हैं लास्ट जो बच गया हमारा। देखो, हमने फ्रैक्शन पढ़ लिया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर पढ़ लिया, और अब हम बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन की, ठीक है। चलो, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की हम बात करते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल हमने ये लिखा हुआ है। देखो, कई बार ऐसी संख्या लिखी होती है, इस तरह से नंबर लिखा रहता है 2 1/3। तो हम इसको P/Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 और 6 + 1 7, तो हम इसको 7/3 लिखते हैं इस तरह से। तो हमने क्या करा, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने कौन से फ्रैक्शन में तोड़ा, प्रॉपर में या इम्प्रॉपर में? प्रॉपर में तोड़ा या इम्प्रॉपर में? अरे इम्प्रॉपर में, क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा है ना, इसका न्यूमरेटर बड़ा है,
जब न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो इम्प्रॉपर बनेगा, जब डिनोमिनेटर नीचे वाला बड़ा होगा तो वो, ये देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर एग्जाम्पल हैं, आप कर सकते हैं 1 into। इनको कैसे हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 = 3 प्लस ये करेंगे 4/3, इसको भी इसी तरह से करेंगे, 4 3 = 12, 12 + 7 19/4। इस तरह से हम इसको इम्प्रॉपर और प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हमारा हो गया है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, इंटीजर के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अभी चलिए हम देखते हैं एक बात और हम इसमें देखेंगे नंबर्स और डिजिट्स के बारे में। ठीक है, ये सेकंड, अभी हमने 2 चीज़ें देखी, 2 नंबर देखे हमने, नेचुरल नंबर और होल नंबर अभी समझा, और उसके बाद हमने इंटीजर और फ्रैक्शन हमने समझा। ठीक है, अभी ये सब बाकी है, प्राइम कंपोजिट। उससे पहले एक नोट डाल के हम एक चीज़ समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर की, ठीक, तो नेचुरल नंबर हमको मालूम है 1 2 3 4 इस तरह से चलते रहेंगे, है ना, और आगे चल के ये आएंगे 21 22 23, ये सब चलते रहेंगे, और आगे चल के ऐसे भी आ सकता है 616 617, इस तरह से आ सकता है नेचुरल नंबर। तो अब देखिए, ये सभी कहने को तो ये भी एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है, 21 भी एक नंबर है, 22 भी एक नंबर है तो ये नंबर, 616 भी एक नंबर है। लेकिन अगर कोई हमसे बोले कि 616 एक नंबर है, बिल्कुल है नंबर, इसके अंदर डिजिट कितनी है, ये है तो एक संख्या, इसके अंदर अंक कितने हैं। ठीक है, तो डिजिट क्या होते हैं, एक एक अलग अलग को हम गिनेंगे, 1 2 3, 1 2 3, हम बोलेंगे इसके अंदर डिजिट है 3। ठीक, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और देखो जैसे 22 ले लिया, कोई बोले 22 एक नंबर है, इसके अंदर डिजिट कितनी है, तो हम गिनेंगे 1 और ये 2, कितनी है डिजिट, 2 है। और कोई बोले ये ले लो 1 एक नंबर है, और 1 के अंदर डिजिट कितनी है, तो 1 तो एक ही अकेला है, तो इसके अंदर डिजिट भी 1 ही होगी, एक ही डिजिट है। 3 ले लो, इसमें कितनी डिजिट है, डिजिट तो एक ही है। तो ये समझ में आ गया डिजिट और नंबर का कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट हम देखेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो चलो अब अपन देखेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर, हमारी तीसरी नंबर की हेडिंग है ये, इवन और ऑड नंबर्स। तो इवन नंबर क्या होते हैं, वो सभी नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, जो नंबर पूरा 2 से डिवाइड हो जाए उनको हम इवन नंबर बोलेंगे। देखिए, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं छोटी सी, ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, जो सारे नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाते हैं हम उनको इवन नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम, 2 4 6 8 10, तो इन सबको हम इवन नंबर बोलेंगे, है ना, क्योंकि ये सारे, जब हम इवन नंबर की बात करते हैं तो हम, अगर किसी ने बोला कि नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर के अंदर हमको बताने इवन नंबर, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। ठीक है, और अगर होल नंबर बोल दिया कि होल नंबर है आपके पास, होल नंबर का एक सेट है, उस होल नंबर में से सबसे पहला इवन नंबर कौन सा होगा, तो होल नंबर की जब हम बात करेंगे, होल नंबर की, तो पहला जो हमारा होगा इवन नंबर वो होगा 0, क्योंकि 0 भी तो 2 से पूरा डिवाइड होता है, 0 भी तो 2 से पूरा डिवाइड होता है। अगर 2 से हम ऐसे करेंगे तो 2 0 0, तो 2 0 पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम होल नंबर से स्टार्ट करेंगे तो सबसे छोटा जो इवन नंबर हमको मिलेगा वो मिलेगा 0। ठीक, और जब हम इंटीजर की बात करेंगे, देखो जैसे कि हमने बात करी -6 -4 -2 इस तरह से। ठीक है, -6 -4 -2, तो क्या इनको हम इवन नंबर बोलेंगे, नहीं, इनको इवन इंटीजर से बोलेंगे हम।
ये हमारे हो गए इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, ये हमारे हो गए इवन इंटीजर्स, ठीक, वो इवन नंबर हो गए, ये इवन इंटीजर्स हो गए, क्योंकि हमने इसको इवन नंबरों में से उठाया है ना, मतलब इवन इंटीजर्स में से उठाया है, क्योंकि हमने इसको इंटीजर्स में से उठाया है। ऐसे इंटीजर जो पूरा 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से डिविजिबल हैं, उन इंटीजरों को हम इवन इंटीजर बोलेंगे। और जो नंबर है नेचुरल नंबर जो इजीली 2 से डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर 0 देते हैं, उनको हम इवन नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल हमने सामने लिख दिए। अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड इवन इंटीजर, ठीक है, ऑप्शन दे दिया जाए हमको 7, 6, और यहाँ पर दे दें हमको 9, और यहाँ पर दे दें -8। सपोज करो इस तरह से हमको दे दिया जाए और हमसे पूछा है फाइंड इवन इंटीजर, इवन इंटीजर पे हमको टिक लगाना है, तो इसमें से कौन सा होगा? ये तो देखो सामने दिख रहा है, ऑड नंबर है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखेंगे क्या ये इवन इंटीजर है, ये इवन नंबर है। हमसे पूछा इवन इंटीजर फाइंड करना है, तो हम इस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ लिखा होता इवन नंबर, तो हम 6 के पास जाते। अब हम देखते हैं ऑड नंबर्स। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे इवन, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो सारे ऑड नंबर। तो हम लिख सकते हैं सारे नंबर्स जो नॉट डिविजिबल हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते, वो सारे ऑड नंबर हो गए। तो इसके भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, जिस तरह से वहाँ पर 2 बने थे, एक इवन नंबर बना था और एक इवन इंटीजर बना था, उसी तरह से यहाँ पर भी ऑड नंबर और ऑड इंटीजर बनेंगे। देखो 1, 3, 5, 7, ये सारे हमारे क्या हो गए? ऑड नंबर्स, ठीक है। और अगर हम देखें इस तरह से -7, -5, -3, -1, ये सारे क्या होंगे? ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन यहाँ इवन इंटीजर के लिए आया था, ऐसा यहाँ पर भी आ सकता है। ऑप्शन में हमको दे दिया जाएगा कि आपको इवन इंटीजर फाइंड करना है, या फिर आपको ऑड इंटीजर फाइंड करना है। तो हम ऑड इंटीजर कैसे फाइंड करेंगे? हमको मालूम है, कंफ्यूज नहीं होना ऑड नंबर और ऑड इंटीजर के बीच में। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इवन और ऑड का, तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करिए। फिर हम कुछ इवन और ऑड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखेंगे, और कैसे हम उस प्रॉपर्टी की मदद से क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो पहले नोट करें। तो चलिए ये अपन सारा रब कर देते हैं और एक बार प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं ऑड और इवन की, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन नंबर। देखो पहली प्रॉपर्टी अपन बात करते हैं, क्या है? अगर इवन नंबर में हम इवन नंबर जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है? इवन मिलेगा, ठीक है। इवन में इवन जोड़ेंगे तो इवन मिलेगा। दूसरा, इवन में हम या 2 ऑड नंबर को जोड़ेंगे, हम 2 ऑड नंबरों को जोड़ेंगे हम, तब भी हमको इवन मिलेगा। देखें, चेक करके देखते हैं इसको। एग्जांपल लेते हैं, कोई भी इवन नंबर ले लेते हैं। 4 + 4 क्या मिला हमको? 8, तो ये भी इवन है, ठीक। अब कोई ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे देखो 3 + 3 कितना है? 6, तो ये भी हमको मिला इवन, है ना। अब हम देखते हैं, अगर हम किसी ऑड नंबर को 3 बार जोड़ें
ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड। तो अब हमको जो मिलेगा वो ऑड नंबर मिलेगा। अब हमको जो मिलेगा वो ऑड नंबर मिलेगा। देखो 3 + 3 6 + 3 9। अब हमको जो मिलेगा वो ऑड नंबर मिलेगा। ये 3 प्रॉपर्टी हमने देखी। अब हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देखेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, ये तो प्लस की थी, एडिशन की थी। अब हम देखेंगे ऑड इंटू ऑड, ठीक, और ऑड इंटू इवन। तो ऑड इंटू ऑड 3 × 3 9, तो ऑड इंटू ऑड हमको ऑड मिलेगा, ठीक है। फिर हम बात करें जैसे ऑड इंटू इवन, यानी 3 एक ले लिया हमने नंबर एग्जांपल के लिए, 3 × 2 इवन, एक ऑड है एक इवन, क्या मिलने वाला है? इवन ही मिलेगा, इवन ही मिलेगा हमको, ठीक। अगर हमने एक इवन और एक ऑड नंबर ले लिया तब भी हमको फिर से इवन ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी एडिशन की और कुछ थी हमारी मल्टीप्लिकेशन की। अब हम देखेंगे पावर के लिए, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं देखें। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई इवन नंबर है, उसकी हमने प्रॉपर्टी पावर लगा दी ऑड, ठीक। तो क्या मिलने वाला है? इवन ही मिलेगा। साथ के साथ एग्जांपल देखते जाते हैं अपन। देखो 2 है कोई इवन नंबर, 2 कोई इवन नंबर है, उसकी पावर हमने लगा दी ऑड। 3 एक ऑड नंबर है, पावर लगा दी। और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 8। तो 8 क्या है? एक इवन नंबर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इवन, ठीक है। अब हम एक और देखते हैं। इवन के ऊपर अगर हम इवन ही पावर लगा दें, इवन की पावर इवन ही होगी, तो तब तो इवन मिलेगा। कैसे? देखो 2 के ऊपर पावर लगा दी 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो यहाँ पर भी हमको मिल रहा है इवन। अब देखते हैं ऑड के बारे में, ठीक है। यह है ऑड। ऑड की पावर हमने लगा दी पहले ऑड, फिर हम लगा देते हैं ऑड की पावर इवन, ठीक। तो देखो यहाँ पर कोई भी ऑड नंबर लेते हैं, 3 एक ऑड नंबर है, उसकी पावर भी हम ऑड लगा देते हैं, कितना आता है? 27। तो 27 तो क्या है? 27 एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है? ऑड नंबर। और ऑड की पावर इवन लग जाए, जैसे देखो 3 की पावर 2 लग जाए, ठीक, तब भी हमको क्या मिलने वाला है? एक ऑड नंबर, तब भी हमको एक ऑड नंबर मिलने वाला है। तो हमने इसकी कुल मिलाकर के 10 प्रॉपर्टीज़ देखी। अब अगर हमको ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद होगी तो हम काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन फटाफट ऑप्शन देख करके फटाफट से कर पाएंगे। तो पहले नोट डाउन कर ले, फिर अपन सारे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन इस पर देखेंगे किस तरह से प्रॉपर्टी की मदद से हम ये क्वेश्चन फटाफट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ऑड और इवन की जो प्रॉपर्टी देखी है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये, देयर आर 2 डिजिट्स नंबर्स ए बी एंड सी डी। 2 डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट नंबर हमारे पास 2 हैं। ए बी ये कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, ए बी 2 डिजिट है, और सी डी ये भी कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। और बी ए इज अनदर 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट वाला एक और नंबर है मिल गया हमको। भाई 2 नंबर हमको दे रखे हैं ए बी सी डी, और 2 डिजिट वाला एक और नंबर हमको दे दिया बी ए, ठीक है। और ये कैसे बना? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ ए बी के डिजिट को उल्टा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी होगा 13 तो बी ए कितना होगा? 31, इस तरह से होगा ये, ठीक है, बन गया। इफ़ यानी अगर ए बी को हम सी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 493 मिलेगा। क्या मिल रहा है हमको? 493 मिल रहा है अगर हम ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसने गिवन है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो जो चीज़ दे रखी है वो हम यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 493, है ना।
और BA को CD से मल्टीप्लाई करेंगे। BA कौन सा है, वो जो एक और नंबर है जो हमने AB को उल्टा करके बनाया है ना। तो BA को जब हम CD से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको मिल रहा है 2059, ठीक है। और पूछ रहे G की वैल्यू क्या होगी, G की वैल्यू क्या होगी, G क्या है, AB प्लस CD, यानी कि इसको और इसको जब हम जोड़ देंगे तब हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है, तब हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है, ठीक है। ये हमारा आंसर फर्स्ट है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हम आंसर कर रहे हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। दिखने में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, थोड़ा हार्ड जरूर लग रहा है, लेकिन बड़े आराम से हो जाएगा। अगर हमने ये जो पीछे अभी 10 जो प्रॉपर्टीज़ लिखी थी वो 10 प्रॉपर्टीज़ अगर हमको याद हैं तो बड़ा ही आराम से ये क्वेश्चन हम कर सकेंगे। देखो हमने प्रॉपर्टी क्या देखी थी कि ऑड इनटू ऑड हमेशा ऑड होता है, ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी। ऑड नंबर को जब हम ऑड नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको ऑड नंबर मिलेगा। बाकी अगर हम ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, जैसे देखो ऑड को हम अगर इवन से मल्टीप्लाई करते थे तब हमको इवन ही मिल रहा था, है ना, या इवन को ऑड से कर रहे थे तब हमको इवन ही मिल रहा था, है ना। तो एक ही ऐसा एक पॉसिबल केस है जब दोनों नंबर ऑड होंगे तभी हमको आंसर ऑड मिलेगा मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो देखेंगे 493 क्या ऑड है या इवन है, भाई ऑड है, ये ऑड है, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो चुका है, इसका मतलब ये प्रूफ हो चुका है कि AB और CD ये दोनों के दोनों ऑड है, प्रूफ हो चुका है। इस प्रॉपर्टी के आधार पे हमने प्रूफ कर दिया कि AB और CD दोनों के दोनों ऑड है, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा क्या है, AB प्लस CD, तो हमने ऑड प्लस ऑड की प्रॉपर्टी देखी थी, ऑड प्लस ऑड की प्रॉपर्टी देखी थी, ऑड प्लस ऑड की प्रॉपर्टी हमने देखी थी। ये हमेशा क्या आता है, ऑड और ऑड, ऑड और ऑड क्या आता है, इवन आता है, ऑड और ऑड इवन आता है, ये हमने देखा था, ठीक है। ऑड और ऑड इवन आता है, ये हमने देखा था। ये तो पता चल गया AB ऑड है CD ऑड है, दो नंबर ऑड है और ऑड हमेशा इवन आता है, ये भी हमने प्रॉपर्टी देखी थी। तो मतलब AB प्लस CD का जो आंसर आएगा, सम जो आएगा वो इवन नंबर आना चाहिए। तो हम सीधा कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे, क्या ये इवन है, नहीं है, क्या ये इवन है, नहीं है, क्या ये इवन है, नहीं है। तो इवन क्या बचा, 46। तो देखो बिना कुछ कैलकुलेशन के बस प्रॉपर्टी हमने याद रखी और फटाफट से इसका आंसर निकल गया, फटाफट से इसका आंसर निकल गया 46, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से है, यहाँ पर हम इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसके जैसा है। अगर वो 10 प्रॉपर्टी याद है, बिना कैलकुलेशन के 5 सेकंड में हम इसका आंसर निकाल लेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, आई हैव मल्टीपल गिफ्ट वाउचर्स ऑफ वैल्यू, मेरे पास गिफ्ट वाउचर हैं, ठीक है। कितनी वैल्यूज़ हैं, एक की वैल्यू 101 है, एक की 107 है, 111, 121, 131, 141, 151, 171। कितने वाउचर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाउचर हैं, ठीक है। मल्टीपल गिफ्ट वाउचर हैं, वैल्यूज़ इतनी है इनकी, और ऐसा नहीं कि 101 वाला वाउचर एक ही पड़ा है मेरे पास, 107 वाला एक ही पड़ा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं मेरे पास, वैल्यू नहीं बताई मैंने, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं इसमें, आई हैव टू पिक एग्जैक्टली 10 वाउचर्स, मेरे पास जितने भी वाउचर पड़े हैं बहुत सारे जो हैं, उनमें से सिर्फ मुझको 10 वाउचर उठाने हैं, ठीक। टू मेक पेमेंट ऑफ 1121, 1121, इतनी पेमेंट करनी है मुझे, और वाउचर मेरे पास ये वैल्यू इतनी है, और कितने भी हम उठा सकते हैं, चाहे तो आप 10 के 10 101 के उठा लो, 10 के 10 107 के उठा लो, कैसे भी आप उठा सकते हो, ठीक है। तो बोल रहा है इन हाउ मैनी वेज आई कैन डू दैट, मैं कितने तरीकों से ये कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कितने तरीकों से मैं 10 वाउचरों को उठाऊँ और उनको प्लस करूँ कि मेरा आंसर 1121 आ जाए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी अगर हमको याद है, जिन बच्चों को प्रॉपर्टी याद है एक ही बार में वो बता देंगे क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी हमने देखी थी, देखो ऑड और ऑड इवन होता है, ये हमने देखा था, और ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, ये क्या होगा, ऑड होगा, ये ऑड होगा, है ना। यानी ऑड नंबर को अगर हम 3 बार प्लस करेंगे, 3 बार प्लस करेंगे तब हमको ऑड मिलेगा, ऑड नंबर को हम 2 बार प्लस करेंगे तो इवन मिलेगा। यानी ऑड नंबर की संख्या कितनी है, 2, 1 2, 2 क्या होता है, इवन नंबर। ऑड नंबरों की संख्या अगर इवन नंबर में आ रही है, समझो ध्यान से, यह 1 यह 2, कितने ऑड नंबर है हमारे पास, 2 ऑड नंबर है, कितने, 2 ऑड नंबर, 2 क्या होता है, इवन होता है, तो आंसर भी हमको इवन मिलेगा, ठीक है। अभी कितने ऑड नंबर है, 1 2 3, 1 2 3, 3 ऑड नंबर है, और 3 कितना है, 3 क्या होता है, ऑड होता है, इवन होता है, ऑड होता है, तो हमको जो आंसर है वो भी ऑड में मिलेगा। अब बोल रहा है कि 10 वाउचर है ना, और इनकी वैल्यू ये है,
यानी कि सारे के सारे ऑड ही हैं। तो ऑड नंबरों को अगर हम 10 बार जोड़ेंगे, देखो इस तरह से ऑड प्लस ऑड ऐसे हम करते रहेंगे, कहाँ तक, 10 बार। कितनी बार, 10 बार। तो 10 क्या है, 10 एक इवन है या ऑड है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है, 10 तो इवन नंबर है। तो यानी कि अगर हम इन वैल्यूज़ को किसी तरीके से भी जोड़ लें 10 बार, तो हमको आंसर जो मिलेगा वो इवन मिलेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, हमको 1121 मिलना चाहिए, 1121, जो कि एक ऑड नंबर है। तो मतलब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, नन ऑफ दिस। ऐसे कोई भी पॉसिबल तरीका नहीं है जिससे हम इनको ऐड करें और हमको 1121 आ जाए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, अगर हमने ये प्रॉपर्टी अच्छे से लिखी हुई है, अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ गई, तो हम बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। 3 हमने नंबर अभी तक देखे। पहला हमने देखा था नेचुरल नंबर, होल नंबर। दूसरा हमने देखा था इंटीजर, फ्रैक्शन। और फिर तीसरा हमने देखा था इवन नंबर, ऑड नंबर, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के आधार पे हमने क्वेश्चन देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ये हमारा चौथा टॉपिक हो गया, मतलब चौथा टाइप ऑफ नंबर्स हो गए, ये फोर्थ टाइप ऑफ नंबर्स। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम और कंपोजिट। ठीक, तो पहले मैं बताता हूँ प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो और अलग अलग फैक्टर्स हों। सिर्फ और सिर्फ दो हों लेकिन अलग अलग हों, इस पर गौर करना। मतलब सिर्फ दो होने चाहिए, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा, और दोनों जो फैक्टर होंगे वो सेम नहीं, दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, ऑल नंबर्स वो सभी नंबर जिनके पास टू विच हैव एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली लिखेंगे हम, मतलब सिर्फ और सिर्फ दो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो, विच हैव एग्जैक्टली टू, दो अलग अलग, सिर्फ और सिर्फ टू, एग्जैक्टली टू, विच हैव टू एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल शब्दों में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया प्राइम नंबर क्या होता है। वो सभी नंबर जिनके पास एग्जैक्टली यानी सिर्फ और सिर्फ दो डिस्टिंक्ट फैक्टर हों, अलग अलग हों, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दो होने चाहिए और दोनों अलग अलग होने चाहिए फैक्टर्स, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे प्राइम नंबर, देखो दो है। दो के कितने फैक्टर हैं, देखो एक तो दो फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो एक दो को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो ये एक हो गया। और दो भी दो को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, भाई खुद को भी तो ये डिवाइड कर देगा दो। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, दो हैं, एक और दो, ये दो फैक्टर्स हैं और दोनों अलग अलग हैं। तो मतलब दो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। चलो आगे देखते हैं। थ्री का एक तो वन है, वन पूरा पूरा थ्री को डिवाइड कर देता है। एक है हमारा थ्री खुद है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, दो आ रहे हैं और दोनों अलग अलग आ रहे हैं। चलो अब लेते हैं फोर। क्या फोर प्राइम नंबर होगा, चेक करते हैं। एक तो वन से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, एक ये टू से भी तो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, और एक फोर खुद से भी तो डिवाइड होगा। लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, एग्जैक्टली टू यानी सिर्फ और सिर्फ दो और अलग अलग फैक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर तो तीन आ गए, इसका मतलब ये प्राइम नहीं होगा। इसका मतलब ये जो है फोर प्राइम नंबर नहीं होगा। यानी कि हमारी डेफिनेशन जो नंबर सेटिस्फाई कर रहा है वो प्राइम है, जो नहीं कर रहा है वो प्राइम नहीं है। अभी देखें
1 की बात करते हैं हम, 1 की, तो 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 का फैक्टर एक तो 1 होगा और 1 खुद ही होगा। 1 के अलावा और कोई फैक्टर ही नहीं है। तो क्या ये हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? डेफिनेशन तो बोल रहा है, डेफिनेशन कह रही है हमको एग्जैक्टली 2 होने चाहिए। तो पहली कंडीशन ही नहीं फॉलो कर रहा है ये, एक ही फैक्टर दे रहा है, एक से ज़्यादा दे ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है हमारा। ठीक है, अब देखें कुछ इसके अंदर नोट लिख देते हैं हम। इसी के अंदर क्या है नोट कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर जो हैं उनके अंदर हमको 25 प्राइम नंबर मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर के अंदर कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर, 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा एक और नोट लिखते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, देखो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2 और 3 को छोड़ करके वो 6k + 1 और 6k - 1 की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो देखेंगे क्या होती है फैमिली, क्या होती है ये फैमिली। नेचुरल नहीं आएगा, प्राइम आएगा। देखें हम लिखेंगे साथ के साथ जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, ऑल प्राइम नंबर्स 2 और 3 को छोड़ करके किस फैमिली को करते हैं? 6k + 1 या फिर 6k - 1 की फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर हैं 2 और 3 को छोड़ करके, क्योंकि 2 और 3 भी प्राइम नंबर होते हैं, वो 6k + 1 और 6k - 1 की फैमिली को बिलोंग करते हैं। अभी कैसी होती है इनकी फैमिली ये देखेंगे। और इसी के साथ एक स्टार करके लिख लेना, स्टार करके इसी के साथ लिख लेना कि ये नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ठीक है, इसी के नीचे स्टार करके लिख लेना। इसका मतलब ये हम समझेंगे वहाँ पर एग्जाम्पल में, इट इज़ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट, देखो ये तो नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी, ये एक ज़रूरी कंडीशन है, यानी कि अगर आपको प्राइम नंबर बनना है तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, लेकिन सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ ये ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दिया तो वो प्राइम नंबर होगा। यानी कि जितने भी नंबर प्राइम नंबर हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो अभी इसका एग्जांपल देखते हैं क्या होती है 6k + 1 और 6k - 1 की फैमिली। ठीक है, यहाँ देखते हैं। हमने ले लिया n कोई नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं, n हमारा प्राइम नंबर है, n हमारा प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे 6k + 1 और 6k - 1 की बात। 6k + 1 और 6k - 1, और यहाँ पर जो k है, k क्या है? k एक नेचुरल नंबर है, k एक नेचुरल नंबर है हमारा, है ना। अब यहाँ पर हम लेंगे k की वैल्यू, और ये हमारा n है, ये n है, ये n है। ठीक, तो अब हम देखेंगे नेचुरल नंबर की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे। देखो यहाँ पर अपन पहले माइनस लिख लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा, और यहाँ पर हम प्लस लिख लेते हैं। ठीक, कोई चेंज नहीं, लिखने में थोड़ा सही रहेगा। देखो हम अगर k को मान लेते हैं 1, k तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, धीरे धीरे 1 2 3 ऐसे आगे आगे बढ़ेंगे, और अब हम देखेंगे हमारे को क्या क्या प्राइम नंबर मिल रहा है। देखो 2 और 3 को छोड़ करके, भाई 2 और 3 नहीं मिलेंगे, 2 और 3 के आगे जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो सब हमको यहाँ से इस फैमिली से मिल जाएंगे, 6k + 1 और 6k - 1 की फैमिली से। तो देखो यहाँ अगर k होगा तो 6 1 = 6 और 1 1, 6 में से 1 गया 5, और 6 में 1 जोड़ेगा तो 7। ठीक है, अब अगर हमने k को ले लिया 2, k को ले लिया
2, तो 6 2 जा 12, 12 में से एक गया 11, और यहाँ पर 12 में एक जुड़ जाएगा तो 13, ये भी प्राइम होता है। 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, यानी कि 2 और 3 के बाद जितने भी नंबर इसकी फैमिली को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारे प्राइम आते जा रहे हैं। 3 की बात करते हैं हम, 3, 18, 18 माइनस 1 17, और 18 प्लस 1 19, ठीक है। 4 की बात करते हैं, 4 6 जा 24, 24 माइनस 1 23, ये भी प्राइम है, और 24 प्लस 1 25, ये भी प्राइम नंबर है कि नहीं है, सोचो ये है कि नहीं है कि नहीं है। देखो कितने फैक्टर हैं, 1 होगा, 5 होगा और 25 होगा। और प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ 2 होने चाहिए। यहाँ पे तो 3 आ गए, मतलब इसका खेल बिगड़ गया यहाँ पर। तो इसी वजह से मैंने ये डबल स्टार करके कंडीशन लिखवाई कि ये नेसेसरी कंडीशन है, ज़रूरी कंडीशन है, लेकिन पर्याप्त कंडीशन नहीं है। जरूरी तो है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। मतलब अगर कोई भी नंबर 6k + 1 और 6k - 1 को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो प्राइम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम होगा ही होगा, लेकिन जो भी नंबर प्राइम होगा वो जरूर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलो इसको नोट करें। चलिए अब देखते हैं आगे कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर के बारे में देखते हैं। पहले देखो यहां पर ऑल नेचुरल नंबर लिखा है ना, ऑल नेचुरल नंबर लिख देते हैं अपन यहां पर, है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स है ना। तो ये प्राइम नंबर हो गया। अब हम कंपोजिट नंबर के बारे में देखते हैं। कंपोजिट नंबर के बारे में देखते हैं, यहां लिख लेते हैं, इसको तो मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए था। आप इसको भी नोट कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है, नोट्स बन जाएंगे एक बार। अभी कंपोजिट नंबर देखते हैं। देखो कंपोजिट नंबर्स तो क्या होता है कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल यहां पर भी नेचुरल लिखेंगे हम, ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स विच हैव मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, जिनके पास 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हों, मतलब अलग अलग फैक्टर्स हों, वो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम। 4 1 है, 2 है, 4 खुद है, तो है कंपोजिट, बिल्कुल है। हम बात करते हैं 6 की, 1 है, 2 है, 3 है और 6 खुद है, तो भाई 4 है, लेकिन 2 से तो ज़्यादा है। हमको वो मतलब नहीं है कि 3 है, 4 है, कितने, 2 से बस ज़्यादा होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। चलो 1 की बात करते हैं। 1 का तो खुद 1 ही है, 1 का और कोई नहीं है, 1 का 1 ही है। तो 1 यहाँ पर ना तो ये प्राइम था, ठीक है, ना ही यहाँ पर ये कंपोजिट हो रहा है, ठीक है। 1 ना तो प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा, तो हम यहाँ पर नोट डाल के लिख सकते हैं, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट 1 ना तो प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा, ठीक है। तो ये है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की कहानी। नोट डाउन करें इसको।
चलो अब हम देखते हैं पांचवा टाइप का नंबर, फिफ्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ नंबर हमारे रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। जी हाँ, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल के बारे में बात करते हैं। यहाँ से रेशनल के बारे में बात करेंगे। तो देखो हम क्या लिखें, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। एनी रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। खत्म। यानी कि P by Q की वो रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब जैसे कि अगर देखो यहाँ लिखा हुआ है 5/10, तो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, काट देंगे भाई, 5 1 5, 5 2 10, तो ये 1/2 बन गया 1/2। तो ये क्या है, रिड्यूस फॉर्म है किसकी, कोई भी P by Q नंबर है उसकी रिड्यूस फॉर्म है। ठीक है, और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम बोलेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। रिड्यूस फॉर्म हमने बात करी, देखो हम देखते हैं, यहाँ ले लेते हैं 27 क्यूब रूट, और यहाँ ले लेते हैं 4 स्क्वायर रूट, है ना। जब भी क्यूब रूट लिखा होगा तो यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा होगा। ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट लिखा होगा तो 2 लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है। जब भी रूट के ऊपर यहाँ पर 2 नहीं लिखा तो हम समझ जाएंगे, कुछ भी नहीं लिखा तो हम समझ जाएंगे स्क्वायर रूट है। अगर जैसे 3 लिख दिया तो हमको समझ जाना है कि ये क्यूब रूट है। ठीक, तो क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखो रिड्यूस फॉर्म का है इसने, यहाँ पर देखो रिड्यूस फॉर्म, यानी इसको सॉल्व करना है हमको मालूम होना चाहिए 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का, और 4 किसका होता है, 2 का। तो क्या बन गया, ये बन गया रेशनल नंबर। क्या बन गया, रेशनल नंबर। ठीक है, और हमने जब चार्ट बनाया था तब रेशनल नंबर के बारे में एक बात और हमने देखी थी, क्या कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, या तो टर्मिनेट होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे, या तो टर्मिनेट होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे। देखो तो वो बात भी हम यहीं लिख लेते हैं, चाहे तो नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। रेशनल नंबर्स आर क्या होंगे, इधर मतलब या तो टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, या तो टर्मिनेट हो जाएंगे या फिर टर्मिनेट अगर नहीं हो रहे तो रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल हम और देखते हैं। देखो रेशनल नंबर ही चल रहा है, यहाँ पर रेशनल नंबर ही चल रहा है। देखो 1/2 हमने एग्जांपल ले लिया, है ना, 1/2 हमने एग्जांपल ले लिया। तो अब देखो मतलब ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात तब आएगी जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, पूरा डिवाइड कर देंगे। अब हमने क्या करा, 1 को 2 से पूरा डिवाइड कर दिया। तो देखो हम सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, पॉइंट लगेगा, यहाँ पर बनेगा 0, तो 2 5 10, 0.5। ठीक है, तो 0.5 यानी डिवाइड करने के बाद, पॉइंट के बाद डेसिमल में जब डिवाइड करेंगे डेसिमल में आएगा आंसर, और डेसिमल में पॉइंट के बाद यहाँ पर थोड़ा सा चलने के बाद ये रुक जाएगा, रुक गया ना, खत्म हो गया ना। देखो और एग्जांपल देखते हैं, 1/4, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, ये आएगा 0, 4 2 8, फिर बचेगा 8, 10 में से 8 गए, 2 बचे, फिर पॉइंट लग गया 20, 4 5 20। तो ये कहाँ पर आके रुका, ये तो पॉइंट से 1 कदम पे रुक रहा था, ये 2 कदम पे रुक रहा है, आगे चल रहा है ना, रुक रहा है। ठीक, अब हम ले लेते हैं 1/8, तो इसको देखो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0 पॉइंट, तो ये बन गया 10, फिर 8 बन जाए 8, बचेगा 2, फिर बन जाएगा 20, 8 2 16, फिर बचेंगे 4, फिर बन जाएगा 40, तो 8 5 40। तो यानी कि पॉइंट के इधर 3 डिजिट्स और चलेगा, फिर रुक रहा है आखिरकार, मतलब रुकना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। जो नंबर डिवाइड होने के बाद टर्मिनेट हो जाता है वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है ना। अब देखो और एग्जांपल लेते हैं, 1/3, तो इसके अंदर हमने लगाया
पॉइंट, तो ये बन गया 10, 3 3 जा 9, 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा, पॉइंट है, 1 के आगे 0 लग जाएगा 10, फिर 3 3 जा 9, फिर वापस से 3 3 जा 9, फिर इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? जब तक है जान, मतलब जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे तब तक चलता रहेगा। ठीक है, तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि इन्फिनिटी तक चलेगा, अनंत तक चलेगा, यानी जब तक हम में जान है, जब तक हम डिवाइड करते जाएंगे तब तक ये चलता रहेगा, है ना। तो क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग की जगह आप रिपीटिंग भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना। रिपीटिंग भी लिख सकते हो भाई, रिकरिंग और रिपीटिंग मतलब यही, रिपीट होना। तो यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ रिपीट हो रही होती है ना उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बार कॉन्सेप्ट वाले भी, वो आगे के लेक्चरों में आप देखोगे, वो भी हम बताएंगे आराम से, उस पर भी क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। चलो और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 1/6 है, जैसे 1/6 है, तो हमने इसको डिवाइड करा, पॉइंट लगेगा, ये बनेगा 10, तो 6 1 जा 6, बचा 4, 4 के आगे पॉइंट लगा, 40 बन गया, 6 6 जा 36, 40 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ध्यान से सुनना, 4 बचेगा, 4 के आगे फिर पॉइंट 40, फिर 6 6 जा 36, फिर अब ये चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक है जान। ठीक है, जब तक हम करते रहेंगे तब तक चलता रहेगा। तो क्या हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 6 के ऊपर बार लगा सकते हैं भाई, 6 के ऊपर लगाना है, अब 1 के ऊपर बार नहीं लगाना है, क्योंकि अब रिपीट क्या हो रहा है हमारा, 6 रिपीट हो रहा है। बार का सीधा सीधा सा मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर क्या होते हैं, रिड्यूस फॉर्म ऑफ p/q, p और q इंटीजर होने चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो हमने पहले भी देखा, जब हमने चार्ट लिखा था, चार्ट बनाया था, तब भी हमने लिखा कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो फिर भी सोचो अब कि अगर q आ जाए नीचे 0 तो वो नंबर क्या बनेगा। देखो कोई भी नंबर है 2/0, तो ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बन जाता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसलिए मैथ्स में हम जब भी पढ़ते हैं फ्रैक्शन की बात जब भी हम करेंगे, तो कभी भी डिनोमिनेटर में q जो है हमारा 0 नहीं आएगा, q 1 जरूर हो सकता है, जैसे 2 लिखा हुआ है, तो जिसके नीचे कोई भी नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, यानी 1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। आगे हम कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे हम, तो उनमें आप ये ध्यान रखना, जैसे दो नंबरों को हम जोड़ते हैं 2/3 + 2, इनको जोड़ना है, तो कई बच्चे क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली ऐसे जोड़ देंगे, 4/3 कर देंगे, ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा। हम एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, है ना, सेम बनाएंगे, तो 2 × 3 इस तरह से करेंगे। तो हम अगर इसके नीचे कोई भी नहीं तो इसके नीचे 1 है, इस तरह से हम करेंगे। ये भी आगे के लेक्चरों में जब हम एलसीएम वगैरह पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा किस तरह से हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में हमेशा 0 कभी भी नहीं होगा, है ना, कभी भी नहीं होगा, 1 ज़रूर हो सकता है पर 0 नहीं होगा। तो ये रेशनल नंबर की कहानी समझ में आई यहाँ तक, है ना, इसको नोट डाउन करें। अभी हम इर्रेशनल नंबर पढ़ते हैं। तो चलो अब हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, है ना। इर्रेशनल नंबर के बारे में अभी हम देखेंगे। इर्रेशनल तो क्या लिखेंगे है हम, अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग and non recurring, a number which is non terminating and non recurring, यानी कि टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्रेशनल कहते हैं ऐसे नंबर को जो
ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं हम इसके, √2, √3, इनकी वैल्यू क्या होती है? √2 की जब हम वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू इस तरह से आएगी 1.414 और कुछ चलता रहेगा, मतलब रिपीट नहीं होगा कभी भी, ठीक है, रिपीट नहीं होगा। जैसे कि 1.732 रिपीट नहीं होगा। या हमने किसी नंबर को डिवाइड करा, मान लो किसी नंबर को हमने डिवाइड करा, आंसर आ रहा है 3.71711 और चलता जा रहा है 71111 71111 चलता जा रहा है, तो रिपीट तो नहीं हो रहा ना, कुछ भी नहीं हो रहा ना। देखो पहले 7 1 आ रहा है, फिर 7 1, फिर 1 7, फिर इस तरह से रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबरों को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। क्या कहेंगे? इर्रेशनल, जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहे डिवाइड होने पर, और डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है तो वो रिपीट भी नहीं हो रहा, आए जा रहा है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अभी देखो इर्रेशनल नंबर के अंदर ही हमने जब चार्ट बनाया था तो हमने दो चीज़ें और लिखी थी, सर्ड्स और ट्रांसडेंटल नंबर, तो वो भी हम यहीं पर पढ़ते हैं, अभी यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, देखो सर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, ये इर्रेशनल का ही पार्ट है, इसी के अंदर आएगा, इसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट डाल देना, है ना। सर्ड्स क्या होते हैं? देखो कोई भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, क्या है? नेचुरल नंबर, वेरी गुड। कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सीधा इसको समझेंगे, है ना। अगर इस नेचुरल नंबर की पावर हमने 1/n लगा दी, और ये छोटा n है, ये कोई दूसरा नेचुरल नंबर है, हाँ ये कोई दूसरा नेचुरल नंबर है, 1/n इसकी पावर अगर हमने लगा दी, और ऐसा करने पर अगर हमारे को आंसर इर्रेशनल मिल रहा है, तो इस पूरे नंबर को हम बोलेंगे सर्ड। क्या बोलेंगे? सर्ड। ठीक है, याद रखना है इसको। जैसे कि इर्रेशनल, मतलब इर्रेशनल कैसे मिलेगा? मतलब किसी नंबर की पावर अपन ने 1/n लगाई, है ना, पावर 1/n लगाने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना वो रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे सर्ड। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम। 23 का रूट, तो इसका रूट कोई ना कोई एक, मतलब हमने 23 लिया, देखो इस तरह से हम देखें, 23 लिया, इसकी पावर अपन ने 1/2 ले ली। 23 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, और 2 क्या है? जैसे n था वैसा 2 है, ये कोई एक दूसरा नेचुरल नंबर है, तो इसकी पावर, इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक इर्रेशनल वैल्यू आएगी, तो हम इस पूरे नंबर को बोल सकते हैं कि ये है सर्ड। क्या है? सर्ड। अब एक और एग्जांपल देखो, 9/4 पावर लगा दी इसके ऊपर 1/2, कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर नेचुरल भी हो सकता है, और कोई भी फ्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब कोई भी ना, ये रियल नंबर हो सकता है कोई भी, या हम मोर परफेक्टली बात करें, ये कोई भी हमारा रेशनल नंबर हो सकता है ना, PYQ की फॉर्म में कोई भी नंबर हो सकता है। P भी हमारा नेचुरल होना चाहिए, Q भी हमारा नेचुरल होना चाहिए, है ना। जैसे अभी हमने इसके ऊपर पावर लगा दी 1/2, हाँ 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट ना, जैसे यहाँ पर भी था 23 की पावर 1/2, तो मतलब 23 का रूट हो गया, है ना, तो ये हमको एक इर्रेशनल मिलेगा, है ना। अब हम इसका रूट लगाते हैं, देखो 3 का रूट क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस तरह से देखो, अब समझ में आ जाएगा ना, एक ही बात हुई। तो 9 का, हाँ 3 का नहीं, 9 का, 9 का रूट क्या होता है? 3। 4 का रूट क्या होता है? 2। तो ये तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो मिलेगा 1.5, तो ये तो टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब ये सर्ड नहीं है, इट इज़ नॉट सर्ड, सर्ड नहीं है, याद रहेगा, ये सर्ड नहीं है ना। अब चलो एक और बात करते हैं, ट्रांसडेंटल नंबर, ये भी हमने देखा था, यहीं लिख देते हैं, देखो इसका एग्जांपल आपने उतार लिया होगा, यहीं लिख देते हैं। नेक्स्ट
तो ट्रांसडेंटल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं देखो, जैसे हो गया पाई, है ना, जैसे हो गया ई क्या होता है, ई क्या होता है, ई हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, एक्सपोनेंट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो ये हमारा ट्रांसडेंटल नंबर के अंदर आएगा, ये एक एक्सपोनेंट है, ठीक है। और ऑल लॉग वैल्यूज एक्सेप्ट लॉग ए बेस एन की पावर एन, ठीक है, नहीं बेस ए की पावर एन, मतलब लॉग के अंदर भी तो वैल्यूज आती है, जैसे कि ये लॉग भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, जैसे कि ये एक्सपोनेंट हो गया, ये जैसे 11वीं 12वीं और जब कॉलेज के लेवल पे अपन मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तब ये सारे ज़्यादातर काम में आते हैं, उससे पहले इतना ज़्यादा काम में नहीं आते। तो हमको ऐसे देख के घबराना नहीं है कि क्या है, हमारे कंपटीशन के सिलेबस में इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, बस आपको बताने के लिए कि ये जो है ये भी एक ट्रांसडेंटल नंबर है। ट्रांसडेंटल मतलब इर्रेशनल का पार्ट है, ये भी लॉग में बेस ए है और ए की पावर एन, इसको छोड़ करके सभी नंबर जो होंगे लॉग के वो भी हमारे इर्रेशनल होंगे, ठीक है, और पाई भी इर्रेशनल होगा। अब देखो पाई से एक जीके की बात बता देते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, यही होती है। तो जीके का सवाल है कि पाई डे कब मनाया जाता है, 14th, ये 14 का 14th, 3 कौन सा महीना होता है, मार्च, 14 मार्च को हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से मनाते हैं, पाई डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। पाई की खोज हुई थी, पाई डे की तरह मनाते हैं हम। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने सभी प्रकार के नंबर्स देखे। सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी नेचुरल नंबर, होल नंबर से, फिर सेकंड हम आए थे इंटीजर और फ्रैक्शन के ऊपर, और तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था इवन नंबर, ऑड नंबर, फिर हम आए थे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फिर हमने लास्ट ये रेशनल और इर्रेशनल नंबर पढ़ा। इर्रेशनल के 2 पार्ट्स होते हैं, सर्ड ट्रांसडेंटल नंबर और एक जीके का बहुत ही खूबसूरत सा सवाल हमने सीखा कि पाई डे कब मनाया जाता है, 14 मार्च। मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं पाई डे कब आता है, 14 मार्च को आता है, ठीक है। तो जितना भी हमने पढ़ा आज के लेक्चर में अच्छे से इसको रिवाइज़ करें, जो हमने क्वेश्चन करे साथ के साथ उनको भी साथ के साथ रिवाइज़ करें, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन मिले उनको करिए। अभी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे हो जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।